नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा के स्पेशल शो में जो हर शुक्रवार को हम मार्केट पे करते हैं। और अब तो इस वक्त मार्केट की जो हालत है उस पर तो और ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता है। क्या ज़बरदस्त पूरी बिकवाली पूरे हफ्ते हम लोगों ने देखी कि मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रेशर बना और ख़ास तौर पर अगर आप शुक्रवार को देखेंगे तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट वहाँ देखने को मिली। मतलब सारे तरफ फ्री फॉल जैसा माहौल था। एडवांस डिक्लाइन देखिए बहुत तेज़ी से गिरा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि क्या ये बहुत दिन से हम लोग किसी फॉल का इंतज़ार कर रहे थे या कोई बहाना था कि कोरोना आ गया तो या यूएस में बहुत अच्छे जीडीपी नंबर आए तो और डर पैदा हो गया। क्या रीज़न्स थे, क्यों गिर रहा है और कितना गिरेगा, ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम बातचीत 4 इश्यूज़ पे फोकस करके करेंगे जिससे कि चर्चा जो है आपके लिए बहुत काम की बनी रहे और एकदम एक दायरे के अंदर है, एकदम फ्री फॉल नहीं कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं। तो हमने जो 4 पॉइंट्स आज तय किए इस हफ्ते के लिए जिसमें हम बातचीत करने जाते हैं, एक तो ये मार्केट जो है हेडलाइन उसकी हमने दी कितना गिरेगा, यानी इसमें क्या अभी और फॉल बाकी है, क्या क्या इसके फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करने वाले हैं या अब रुक जाएगी, बहुत हो गया, ये तमाम पॉइंट्स इसमें आएंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि यूएस में बार बार रिसेशन की बातें हो रही हैं और बहुत लाउड बातें अब हो रही हैं। वहाँ के तमाम ब्रोकरेजेस अपने अपने टारगेट्स दे रहे हैं और इस बात की आशंका जता रहे हैं। तो एक इस पे बातचीत करना होगा कि क्या यूएस में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम इम्यून है या हम बिल्कुल रिसीविंग एंड पे खड़े हुए कि जो उधर होगा हम भी बिल्कुल उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। तीसरी बात हम ये समझना चाहते हैं कि इन्वेस्टर के सामने 2023 में यानी नए साल के स्वागत करते हुए हमारे पास विकल्प क्या होंगे। क्या 2023 में भी हमारे लिए इक्विटी एक बेहतर ऑप्शन होगा, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डेट की तरफ आप जाइए, वहाँ ज़्यादा सेफ गारंटीड रिटर्न मिलेगा 8-10% का। अगर 8% का रिटर्न आपको गारंटीड मिल जाए तो फिर आप इधर 10-12% के लिए इतना जोखिम, इतनी मशक्क़त और इतना मेहनत क्यों करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि क्या वाकई ट्रेडिंग से मोटा पैसा नहीं बनता है। क्या ज़्यादातर ट्रेडर्स एक मृगमरीचिका में रहते हैं, एक भ्रम में रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं, सीखते रहते हैं और एंड ऑफ द डे जब वो साल भर में 2 साल में अपनी एवरेज बैलेंस शीट बनाते हैं तो पता लगा वो एफडी को नहीं बीट कर पा रहे हैं। ये मेरे ख्याल नहीं है, ये डेटा बेस्ड एनालिसिस है जिसकी भी हम चर्चा करेंगे आज अपने शो में। बातचीत करने के हमारे साथ जो मेहमान है आज उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं और StockExcess.com के CIO दलजीत सिंह सर हमारे साथ हैं। दलजीत सिंह कोहली सर पूरा नाम है उनका। और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन जी, साथ ही एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, फाउंडर अनुराग सिंह US से। और हर बार इनको मैं सुबह सुबह तंग करता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, सारी मुश्किलें वहीं से आती हैं तो मैं क्या करूँ, इनको बुलाना ही पड़ता हमें। तो सुनील जी मैं आपसे शुरू करता हूँ चूँकि आज खेल जो है ना इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हुआ है इस वक्त। अगर हम देखें तो पूरे बाजार में, जैसे हमने कहा इन 4 पॉइंट्स में हम ले जाना चाहते हैं अपनी चर्चा को, बहुत तगड़ी गिरावट हमने देखी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब मौके की ताक में बैठा हुआ था कि बस एक ट्रिगर दो, हम दे दनादन ऊपर नीचे तक सब खाली कर देना। जैसे आम के पेड़ को जोर से हिलाओ तो सब एक साथ टपक पड़ते हैं आम, वैसे ही आज मार्केट में देखने को मिला। तो आप अगर हम लोगों का निफ्टी देखें तो दिसंबर में अभी जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें 5% निफ्टी सक्सेस गिर चुके हैं, मिड कैप 6% गिर चुका है और स्मॉल कैप तो 8% की धुआंधार बिकवाली हुई है। FIs का भी साथ नहीं मिला, वो भी बेच रहे हैं। तो सुनील जी ये पहला पॉइंट है कि अभी और गिरेगा क्या ये? देखिए दिसंबर 31 तक फंड मैनेजर्स में भी अनसेट कैपिटल के व्यूज भी ले लेंगे, मगर फंड मैनेजर्स का ये ईयर एंड होता है और प्रॉफिट बुकिंग की टाइम होती है। और ये मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मिला है, खाली इंडियन मार्केट में आपको 5% मार्केट से रिटर्न मिला है ये गिरावट के पहले। तो प्रॉफिट बुक करके ही कोई फंड मैनेजर को बोनस उधर दिया जा सकता है। तो हर दिसंबर आप देखें कि लास्ट वीक में थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग, कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिलता है। दस नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि कुछ लोग जो खरीदने लायक है वो भी छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो एक थोड़ा वॉल्यूम्स कम होते हैं क्योंकि बहुत से लोग अपनी छुट्टी मना करने के लिए मार्केट की पोजीशन को बंद करके जाते हैं। तो जो भी सेलिंग होता है उसके लिए लो वॉल्यूम के कारण वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि कोविड का वापस उभरना एक डाउट सा क्रिएट किया है मन में कि क्या
वापस लॉकडाउन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, शटडाउन होगा कुछ फैक्ट्रीज का, तो क्या सप्लाई का डिफेक्ट आएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो रही है तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऐसे खूब सारी प्रश्न उठते हैं, तो उसका अभी जवाब इमीडिएटली नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी उससे भी बनता है। और चौथी फैक्टर ये है कि इंडियन मार्केट के लिए लिक्विडिटी की जरूरत जो एफआईएस है, देखिए मान लीजिए कि हमारी फ्री फ्लोट मार्केट कैप में 35 to 40% एफआईएस का ओनरशिप है, तो उनकी जो भी सेलिंग कुछ भी होती है उसका एक हाइटेंड इम्पैक्ट होता है। और आज के दिन में क्या है कि जो हेज फंड का पैसा होता है ना, वो ज्यादातर दो चीजों के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक है ऑयल का दाम, क्योंकि इंडिया 83% अपना तेल इंपोर्ट करती है, तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में मल्टीपल तरह से होता है। तो ऑयल का दाम गिर नहीं रहा उतना जितना उम्मीद था कुछ महीने पहले। और दूसरी बात होती है कि करेंसी का प्ले, क्योंकि अगर यूएस में रेट हाइक हो रहा है, आरबीआई को भी जबरदस्ती रेट हाइक करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया तो शायद करेंसी को दबाव। तो शॉर्ट टर्म प्लेस के लिए ये करेंसी प्लस ऑयल का जो इंपैक्ट होता है वो थोड़ा अहम चीज रखता है। तो एज लॉन्ग एज वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि क्या हुआ है, अमेरिका की जो प्राइस कैप का डिसीजन, यूरोप से क्या रशिया ने कहा कि मैं उनको नहीं तेल सप्लाई करूंगा जो प्राइस कैप को मानने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड सऊदी अरेबिया और ओपेक की ओर चल रही है, और वो सप्लाई कट करके वो दाम को गिरने नहीं दे रही है, नंबर वन। नंबर टू, अभी विंटर का टाइम है यूएस और यूरोप में, तो हीटिंग के कारण ऑयल का डिमांड थोड़ा मजबूत रहता है, तो ऑयल की दाम नहीं गिरने के कारण भी इंडिया का अट्रैक्टिवनेस थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये लग रहा है। तो वो एक, और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा कि इंडियन मार्केट के लिए टिल 1 फरवरी बड़े बजट, लास्ट प्री इलेक्शन बजट का ऐलान हो रहा है, तो उसमें क्या सब चीजें होंगे, गवर्नमेंट की क्या होगी, एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है। तो ये सब चीजों के कारण थोड़ा एक मार्केट में करेक्शन जो हुआ है, बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे, अरे इंडिया ओवर वैल्यू लग रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट, करेक्शन क्यों ना आए? ये तो एक गॉड गिवन करेक्शन है। तो जो भी फ्रॉथ आप समझे हुआ था वो अभी निकल रहा है, तो वापस एक बाइंग के लिए रीजनेबल। और निकलेगा क्या अभी, और निकलेगा क्या? हाँ, मेरे को 31 दिसंबर 1 जनवरी फर्स्ट वीक तक मेरे को लगता है कि ये एफआई का सेलिंग थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज खरीदने वाले कोई छुट्टी पे है, वही मैं कह रहा था। तो ये एक पीरियड है, हर साल एक जनवरी इफेक्ट की बात होती है, जब जनवरी में बाउंस बैक होता है, तो शायद उसी का उम्मीद हो सकता है इस साल भी। नहीं तो ये जो जब छुट्टी में जाते हैं तो अपना लैपटॉप साथ में लेके नहीं जाते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उनको तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब इधर ही छोड़ जाते हैं हमको फंसाने के लिए। मगर मैं कहूंगा कि आप अनुराग जी से पूछ लीजिए, वो बाहर बैठते हैं, देखते हैं उनके दोस्त क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं अभी आता हूँ, उनके पास भी आ रहा हूँ। वो सारे क्या किंग पिन तो वही हैं, अनुराग जी हैं, सारा खेल तो वहीं से होता है। दलिए सर, क्या ये छुट्टियों का खर्चा यही ऐसे ही निकाल लेंगे क्या हम लोगों से? अरे एक एक दिन में मतलब इतनी भयानक बिकवाली, बोनस भी लेंगे, छुट्टियों का खर्चा भी निकालेंगे, ये क्या मतलब तरीका है? नहीं नीरज जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, ये एक बहुत समय से ट्रेडिशनल धारणा है ये, कि इस समय लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। वो जमाना अलग था जब इंटरनेट नहीं था, कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी, तो छुट्टी का मान होता था। मुझे नहीं लगता अभी कोई फंड मैनेजर जिसका 1000-2000 करोड़ का पोजीशन हो रहा होगा और फंड मैनेज करता होगा, वो छुट्टी के नाम पर छोड़ देगा अपना पोजीशन या काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने तो आज तक अभी अपने आप को भी नहीं देखा ऐसा करते हुए, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे सर इंडियंस ना बहुत काम करते हैं, हम लोग तो मतलब देखिए हम खुद ही शो कर रहे हैं, देखिए इतने छुट्टी गए नहीं। देखिए, लेकिन ऐसा होगा कि मेरी टीम तो काम करेगी ना भाई, मैं घूमने जा रहा हूँ, टीम तो पीछे है ना। टीम, अच्छा ये आपने अच्छा बताया, टीम काम करे और आप घूमने जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तो पूरा ऑफिस बंद नहीं होता है कभी भी जी। मेन चीज जो मैं आपको बात करना चाह रहा था वो ये कि हम लोग हमेशा एफआईआई और डीआई के नाम पे सब चीज फोड़ देते हैं कि ये सब इस वजह से हो रहा है। हाँ। और जब चलती है मार्केट, पिछले हम देखें तो सितंबर से अभी तक 24% मार्केट चला, और उस समय पूरी दुनिया सब नीचे थी। तब हर रोज हम क्या कह रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, एसआईपी इतना स्ट्रांग है, तो इसके लिए हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो बढ़ते ही रहेंगे। अब 2-3 दिन में 3 महीने की सारी बढ़त निकल गई, तो अब हमें याद आ गया कि डीआई और एफआईआई सब कुछ कर रहे हैं, हम तो हमारे तो वो लोकल कहाँ गए हमारे सब। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जो गिरावट का कारण है वो लोकल ही है। जैसे लोकल बाइंग का कारण था और चढ़ने का कारण था, आज जो गिरावट का कारण है वो भी वही है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स जो गिरे हैं पिछले 3 दिन में वो देखिए, तो वो सारे मोमेंटम वाले स्टॉक्स ही हैं।
सभी PSU बैंक्स या जो भी स्टॉक, भारत फोर्ज जैसा स्टॉक 3 दिन पहले सारे एनालिस्ट मीटिंग के बाद 850 वाला, जब तक हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं तब तक 950 हो गया, और आज एक ही दिन में वापस 840। अभी क्या उसके फंडामेंटल में चेंज हो गया? कुछ नहीं। तो दो दिन में, 3 दिन में जब इस तरीके का मूवमेंट आता है, वो शॉर्ट टर्म मनी, स्पेक्युलेटिव मनी है, ये इस तरीके के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्विक काम करना चाहते हैं, आई थिंक उनकी वजह से इस तरीके का हुआ है। फंडामेंटली मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, ये जो फियर है कोरोना का फियर, बट आई थिंक इसी फियर के कारण हम एक बार पहले गिर चुके। तो जो चीज हमें मार्केट को पहले से पता है वो दोबारा कितना असर करेगी, शायद वो समझना चाहिए। तो अभी संभलेगा कि अभी और आपको भी लगता है थोड़ा अभी और बाकी है? पता नहीं ये अभी बाकी है कि नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कहना। वो एक तरीके का गैस वर्क ही है। हो सकता है मंडे को हम सब यही बात करें कि अरे सब रिवर्स हो गया, अब यहाँ से तो सब वापस ठीक ही हो गया। तो उसका कोई मतलब भी नहीं है एक दिन के लिए। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस है ही आपके पास। ट्रेडर है तो आजकल सर ट्रेडर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। मैं तो रोज एक कॉल इन शो करता हूँ, मतलब इतना हम लोग सिखाते हैं, आप लोग इतना सिखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसा फंसे हुए हैं तो 20% 30% नीचे। बड़ा दुख होता है उनको सुन के, लेकिन ये बात आप किसी की स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। पंकज सर, आपके तो बहुत सारे क्लाइंट के फ़ोन आए होंगे आज दिन भर कि पंकज सर बचाइए, अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या समझाया आपने उनको आज? नीरज जी नमस्कार। नीरज जी, आई थिंक जो हम पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं, जिस तरह का मार्केट में हमने पिछले से 10 एक दिनों में फॉल देखा है, 5 से 7% का फॉल हो गया, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। 18,888 आई थिंक दैट वाज द एब्सोल्यूट काइंड ऑफ फिगर जो हमने भी रीसेंट टॉप बनाया, और उससे आज 17,800, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट प्लस का निफ्टी में फॉल हमने देख लिया पिछले 10 एक दिन में। सो दिस हैज बीन अ वेरी शार्प एंड सीरियस फॉल, और जिस टाइम जोन में ये फॉल आया आई थिंक वो ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और जिस तरह का हमने देखा है, जैसे अभी दलजीत भाई कह भी रहे थे, जो आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने देखा है, जो कैश मार्केट स्टॉक्स हैं उनमें जो 6, 7, 8% से लेके 12% का फॉल दिया है, वो एक रिटेल ट्रेडर्स फैंसीड स्टॉक थे। उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का या एफआईज का कोई इमीडिएट रोल था। आई थिंक जो पिछले 3 से 4 महीनों में यूएस के राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री में जो नहीं कर पाई, राइजिंग क्रूड जो पिछले दिनों कंसर्न था, या एफआई सेलिंग जो कंसर्न था, वो शायद नहीं कर पाई, वो शायद एक कोविड के स्केयर ने पिछले 2-3 दिनों में कर लिया। और उसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये कितना बड़ा स्केयर है, कि चाइना से न्यूज़ आ रही है, नहीं आ रही है। जैसा आपने कहा कि हमारे कई क्लाइंट्स फ़ोन कर रहे होंगे, आई वॉज आर्ग्यूइंग विद वन ऑफ माई क्लाइंट कि भाई अगर हम ये मान के चलें कि इंडिया में ये स्केयर थोड़ा बहुत आने भी वाला है, अगर हम उसे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे देखें, पॉजिटिव नोट पे देखें कि वी आर अ वेल वैक्सीनेटेड कंट्री, और ये प्रूवन फैक्ट है कि हमारी वैक्सीनेशंस काफ़ी इफेक्टिव हैं। सो ऑल इन ऑल अगर उसको एक परसेंटेज टर्म में देखे जाए तो शायद 5 से 10% से ज़्यादा चांसेस नहीं है कि एक बड़ा स्केयर कोविड का आएगा। सो वाई आर वी ट्राइंग टू प्ले ऑन दैट 5 to 10% चांस रादर देन अ 90% पॉजिटिव चांस? शायद ये भी साइड से निकल जाएगा, और कितना बड़ा स्केयर है वर्ल्ड वाइड ये भी अभी नहीं पता है। सो आई थिंक मार्केट वॉज लुकिंग एट अ रीजन, रिटेलर्स वर लुकिंग एट अ रीजन, जो एक टॉप हैवी मार्केट हो गई थी उसको कहीं ना कहीं एक कैस्केडिंग इफेक्ट आया है। और अगर हम पिछले 2-3-4 दिनों में देखें तो एफआईज या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, बट शायद इस बार पिछले 3-4 महीने में रिटेलर्स थोड़े से पैनिक हो गए हैं। दैट कुड बी ईयर एंड इफेक्ट। मेरे को नहीं लगता ईयर एंड इफेक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि एफआईज अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी रहता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो इतनी बड़ी होल्डिंग है वो जितने हायर रेट्स पे 31 दिसंबर को या उससे पहले क्लोज होगी, उतना अच्छा उनके एनएवी होगी और उतना अच्छे उनके रिटर्न्स या बोनसेस होंगे। सो आई थिंक इट्स अ डबल एज काइंड ऑफ सिनेरियो। किस तरह से आप ग्लास आधा भरा है आधा खला है, आपको किस तरह से देखना है। सो बट आई थिंक मार्केट टॉप हैवी हो गई थी, मार्केट वॉज लुकिंग फॉर एक्सक्यूज टू कम डाउन। एक और चीज मैं नीरज जी कहना चाहूंगा, जनरली ऑलमोस्ट मेरा 27-28 साल का कैरियर हो गया इस मार्केट में, मैंने ये देखा है कि जनरली कई बार ऐसा आया है कि हम एक आइसोलेशन हो गए, हम एक आइलैंड हो गए वर्ल्ड मार्केट से। ऐसा नहीं होता है।
ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट सेटल डाउन होती हैं। जो वर्ल्ड में आपके आसपास हो रहा है, यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप ऑन अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 3, 6, 9 महीने आप उससे अलग रह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उससे अलग नहीं रह सकते। तो ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे थे करेक्शन चालू हो गई थी, इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर है। सो आई थिंक इट वॉज अबाउट टू कम, बट जिस गति से आया है, ये हमने बार बार देखा है, वो शायद थोड़ा सा चिंताजनक है और था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड था, बहाना चाहिए था उसको एक, वो बहाना कोरोना के बहाने आया हो या यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी आ गई हो तो और रेट बढ़ेंगे उसके बहाने, कोई भी रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ओवर वैल्यूड टॉप हैवी मार्केट था इसलिए उसने अपना करेक्शन एक ले लिया। ठीक है, अनुराग जी मुझे ये बताइए सर कि ऐसी कौन सी बात है जो नहीं पता है मार्केट में सबको? अमेरिका में भी सबको पता है कि रिसेशन भी आएगा, सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि फेड ने खुद ही बोल दिया कि मैं रेट बढ़ाता ही रहूँगा। फेड कह रहा है कि अब रेट कितनी बार बढ़ेगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीक रेट कितने दिन तक चलेगा, है ना, ये सारी बातें मालूम है। तो क्या केवल वो जो स्ट्रॉन्ग नंबर आ गए जीडीपी उसकी वजह से बहुत दुखी हो गए आप लोग, बेचाबाची कर दी, या और कोई रीज़न है? या तो नीरज जी, एक तो आपको पैनल मेंबर्स को सबको नमस्कार। और आपका कार्यक्रम में एक चर्चा बड़ी काम की होती है, आम बहसा बहसी से अलग। सो ये इसके लिए खास कॉम्प्लीमेंट्स आपको। प्लस आई थिंक सुनील सर अमंग्स दी वेरियस म्यूचुअल फंड जो कि नेचुरली बुलिश होते हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ वॉइस ऑफ रीजन एंड कॉशन, राइट? सो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू सुनील सर। नीरज जी देखिए, ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। इन यूएस का कॉन्टेक्स्ट तो देखिए वो प्राइस्ड इन भी है कुछ हद तक, राइट? अभी व्हाट इज नॉट प्राइस्ड इन इज कि डीप रिसेशन होता है तो वो प्राइस्ड इन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नेचुरल रिसेशन तो प्राइस्ड इन है। इंडियन मार्केट्स पर अगर आए नीरज तो देखिए, अब इसको मैं आपको 2020 से पिछले 3 साल के रिटर्न्स बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली मैं हाई लेवल नंबर्स देख रहा था। निफ्टी आपका 55% ऊपर है जैन 2020 विच इज प्री कोविड, तब तक कोविड का कोई चल नहीं थी। तो 55% हमने 3 साल में गेन किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 72% गेन किया है, और निफ्टी आईटी 84% गेन किया है, इवन डिस्पाइट करेक्शन, राइट? अभी की बात है। और ऑटो 58% गेन कर गया। देखिए ये सब तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप 50 से 70% गेन करेंगे 3 साल के अंदर, और नीरज जी डिस्पाइट ऑल द बुलिश नंबर्स, आपका जीडीपी इंडिया में हमारा जो था लेवल, उससे सिर्फ 7.5% ऊपर है हम लोग 3 साल बाद, राइट? तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। अब इकोनॉमी अगर 7.5% ही ग्रो की है 3 साल में, मार्केट 70% ग्रो किया है, तो जिसको कहते हैं ना कि वी आर प्राइस टू परफेक्शन, तो when you are priced to perfection, you are just one bad news away from a disaster. और वो बैड न्यूज हल्की भी अगर इंडिकेशन आए तो आई थिंक उस पर मार्केट घबरा जाता है, देन पीपल वांट टू कम आउट फास्टर देन द अदर्स, राइट? बिकॉज अगेन एग्जिट के टाइम्स पे डोर्स नैरो होते हैं। तो एक तो ये रीजन हमेशा है, और इंडियन मार्केट्स के लिए अभी थोड़ा टाइम ये रीजन बना रहेगा। देखिए नेचुरल सी बात है, अगर मैं इतने गेन्स पर बैठा हूं तो आई वांट टू बी द फर्स्ट टू मूव आउट, राइट? पहला रीजन ये है। बाकी सुनील सर ने 2 अच्छे रीजन बताए। देखिए ईयर एंड है तो एटलीस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज बोनस जो मिलता है वो बुक्ड प्रॉफिट पर मिलता है, वो अनबुक्ड प्रॉफिट पर नहीं मिलता है। तो लॉस हार्वेस्टिंग भी होती है और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। और डिस्पाइट आपका क्वेश्चन जायज था कि लैपटॉप तो ले जाते हैं, आई थिंक दिस ये टीम काम करेगी, इज अ वेरी इंडियन माइंडसेट। बट अगर मिलियंस खरीदने के लिए बटन दबाना है तो वो तो फिर आप ही को दबाना पड़ेगा। एंड देन कल का एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए टेस्ला को गिरने में 1 दिन में 10% गिर गया स्टॉक, एग्जैक्टली। तो नोबडी वांट्स के वो छुट्टियां मना रहे हो क्रिसमस की और वो फोन पे एकदम पोर्टफोलियो 20% गिर जाए, राइट? तो वो थोड़ा वो भी जायज है, राइट? तो ये कुल मिला के ये सब आई थिंक 3-4 सिनेरियोज है नीरज जी, जिससे मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट ये सिटिंग ऑन अ पॉइंट विच इज थोड़ा प्रिकैरियस है। तो मतलब आप चारों लोगों को ये कहना, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ओवर वैल्यूड मार्केट है, दे वांटेड ए रीजन, एंड रीजन मे बी कोविड, मे बी वट एवर इट इज़, और उसकी वजह से लोगों ने अपना बिगाड़ लिया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर हम इंडियन मार्केट जो है ना प्राइस टू परफेक्शन में कितना 70% आप कह रहे हैं ऊपर, 74% ऊपर है, तो उतनी तेज़ी से हम लोग फिर गिरा भी देते हैं। मैंने 2 दिन में गिरा दिया 5%, ये लीजिए, अभी ऐसे ही चढ़ा भी देंगे हम लोग। ये इंडियन मार्केट की ब्यूटी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, मेरा सवाल मैं इस सेगमेंट में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पेन अभी बाकी है क्या? सुनील सर एक चीज़ मुझे बताइए, आप चूँकि फंड चलाते हैं और
आपके पास ज़्यादा रिटेलर की पल्स होगी, क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग कम पैसे डाल रहे हैं, घटाई SIP 13,000 करोड़ 13,300-400 करोड़ की तो हाइप एकदम नवंबर में खड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या वो इक्विटी में थोड़े से लोग कम कर रहे हैं? दूसरा एक और जो मुझे पढ़ा मैंने कि PMS में भी क्लाइंट्स थोड़े घटे हैं, ऐसे ट्रेंड दिख रहे हैं क्या? देखिए, पिछला महीना हुआ था नवंबर में, अक्टूबर के माफिक बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इन्वेस्टर्स के जरिए, चाहे वो PMS में हो या म्यूचुअल फंड में हो। पर इस महीने के आंकड़े में देख रहा हूं कि मंथ ऑन मंथ, अगर क्योंकि नवंबर एक लो था, बट मंथ ऑन मंथ करीबन 30% हायर है परचेसेस। तो मेरे लिए लास्ट मंथ था वो जो स्थिति आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके या पैनिक में सेलिंग करें, जो भी था लास्ट मंथ था। आज इसलिए लास्ट मंथ के आंकड़े हम देखने एकदम शार्प गिरे थे इन टर्म्स ऑफ नेट फ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड, शायद कुछ साल के अंदर बहुत लोएस्ट थे। बट इस महीने मैंने बाउंस बैक देखा है, इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं, तो मेरे काउंटर में यही मेरे को दिख रहा है। और SIP के बुक भी स्ट्रांग है, कोई अपना SIP जल्दी क्लोज नहीं कर रहा है। तो नवंबर वाज अ बैड मंथ, बट दिसंबर में मैं देख रहा हूँ बाउंस बैक हो रहा है, तो मैं उसकी चिंता मेरी को नहीं है। मुझे शायद ये FII की बेस्ड की सेलिंग के प्रेशर है। मैं थोड़ा सिंह जी से थोड़ा डिफरेंट व्यू ले रहा हूँ, ये डोमेस्टिक सेलर्स की नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी उतना सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अपने आंकड़े दिखाए स्क्रीन में, 7,000 करोड़ FII की सेलिंग, 19,000 करोड़ म्यूचुअल फंड की बाइंग आपने अभी दिखाया। यस FII ने 8,500 करोड़ बेचा और PI ने 19,000 करोड़ से ज्यादा खरीदा है, वही मैं कह रहा हूं, 15-20 दिन में। वही तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है दिस महीने कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो वो दिक्कत नहीं है। क्या है कि जब FIIs बेचते हैं तो कुछ गिने चुने लार्ज कैप को म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अपना स्मॉल एंड मिड कैप को बेचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा कैश नहीं रखते हम। तो 1 रुपया अगर लार्ज कैप खरीदने के लिए मैं बेचता हूं, उसका असर मिड और स्मॉल कैप पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विडिटी का जमीन आसमान का फर्क है बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप। तो ये इसके कारण मिड एंड स्मॉल कैप में गिरावट आई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रोटेट कर रहे हैं और कुछ लार्ज कैप अभी सस्ते में मिल रहे हैं क्योंकि FIIs बेच रहे हैं, उसको जाके मैं खरीद रहा हूं। तो वही एक रोटेशन हो रहा है, बट डोमेस्टिक सेलिंग के कारण ये नहीं हो रहा है, ये FII सेलिंग के कारण ही हो रहा है। ओके दलजीत सर, ये बताइए कि जिस बिना पे हम लोग बाजार की व्याख्या करते हैं कि इंडिया में ये हमारी ग्रोथ है वो ठीक ठाक दिख रही है, महंगाई कंट्रोल में है, एज़ कम्पेयर टू US हम लोग की महंगाई तो बहुत ही कम है, उनकी वजह से हमको झेलना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, GST कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मार्केट ओवर वैल्यूड था, उसकी वजह से गिरा। क्या इन सारे पैरामीटर्स पे जिस पे ये मार्केट खड़ा है, क्या उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है, या ये चाइना वाला जो इशू खड़ा हो गया इसकी वजह से डर? वजह इसमें एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसमें आप व्यू भी दीजिएगा। जब ये चिट्ठी लिखी गई, 20 तारीख को लिखी हुई चिट्ठी 21 तारीख को सर्कुलेट की गई है ना पार्टीज को, तो उससे एक मार्केट में गलत मैसेजिंग है। मेरा ये सवाल है, एनालिसिस नहीं है मेरा, कि आपने एक मैसेज दिया कि कोई बहुत सीरियस बात है इसलिए आपने चिट्ठी लिख दी, तो उससे आपने ये मैसेज दिया कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, पैसा निकाल लो यहाँ से, और इस वजह से आप देखिए उसी दिन से मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई और बड़ी सेलिंग शुरू हो गई और वो कंटिन्यू है। क्या ये भी एक फैक्टर था कि वो जो जिस तरीके से इसमें एक जल्दबाजी दिखाई गई, वो भी एक रीज़न है? देखिए नीरज जी, बिल्कुल वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, वो सेंटिमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और सेंटिमेंट मार्केट में बहुत बड़ा काम करता है। इनफैक्ट फैक्ट से ज्यादा सेंटिमेंट ही काम करता है इस मार्केट में। तो ये जो आपने जैसे ही एक पैनिक हो गया कि भाई ये चिट्ठी लिख रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि वो सब जरूरी है करना, क्योंकि अल्टीमेटली आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, लेकिन शायद उसकी कम्युनिकेशन थोड़े और बेटर हो सकती थी, और इस तरीके से नहीं लगता कि भाई बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन। जो आपने वैल्यूएशन की बात की, तो एक्चुअली देखें तो हमारा वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पे बहुत समय से चल रहा है, तो पिछले काफी समय से ही चल रहा है, जब से कोरोना के बाद से तो PE मल्टीपल ऐसे एक्सपैंड हुए क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो गई, और उसके बाद जो जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ, तो वो अभी भी करेक्शन के बाद भी आई थिंक 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन से भी आगे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज से सब तरीके से वो वैल्यूएशन हमारा आगे है। MSCI इंडेक्स से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम पे है।
तो इस तरीके का वैल्यूएशन का कंसर्न तो पिछले काफी समय से लगभग सभी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को रहा है, बट हमेशा दलील यही दी गई है कि भाई इंडिया की एक तो हिस्टोरिकली हमारा प्रीमियम पे चलता है, दूसरा ये कि हम जो है वो मच बेटर प्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, जो अभी वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत सारी तकलीफें हैं वहाँ उन सभी पैरामीटर्स पे हम उल्टे हैं, हम उनपे बहुत बेटर हैं। तो लेकिन ये कितने दिन तक चल सकता है, और अल्टीमेटली हम भी जैसे सब लोग बोलते ही हैं कि हम लोग भी दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, तो ग्लोबल एक विलेज, पूरा ग्लोब ही एक पूरा विलेज हो गया, तो ऑब्वियस है कि हम पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो वैल्यूएशन का कंसर्न बहुत जायज कंसर्न है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन का हमारा गैप है जो, और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो फंड मैनेजर्स हैं तो उनके लिए तो पूरा दुनिया खुली हुई है, और अगर वहां पर बाकी जगहों पे इतना माइनस में चल रहा है, डिस्काउंट में मिल रही है वैल्यूएशन, और यहाँ इतना प्रीमियम में, तो ऑब्वियस है कि पैसा यहाँ से निकल के वहां जा सकता है। तो वो, लेकिन हमारा ये मानना कि भाई वैल्यूएशन एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिल्कुल मीन पे हम आ जाएंगे, वो भी नहीं होगा। इनफैक्ट हमारा जो CY23 का आउटलुक है उसमें एक मेजर कारण ये है कि बहुत सारे जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स, जो सेक्टर चलेंगे वो वही होंगे जहां पर जो अर्निंग्स है वो वापस आएंगी। तो अगला साल हम बोल रहे हैं PE एक्सपेंशन नहीं होगा, बट अर्निंग्स ग्रोथ का अगला साल होगा। तो जिन सेक्टर्स में अर्निंग्स खराब थी जैसे सीमेंट, स्टील वगैरह, तो उनमें जब अगले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आएंगे तो वहां पर आपको काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हम PE एक्सपेंशन की स्टोरी खत्म हो गई, अभी अर्निंग्स की स्टोरी रहेगी। अर्निंग्स की स्टोरी रहेगी। अब इससे बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन जो दूसरा वाला हमारा था कि जो US में डर खतरा दिखाया जा रहा मंदी का, पंकज जी आपके पास आ रहा हूँ और अनुराग जी आपके पास, एक ये जो ग्लोबल, सुनील जी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ग्लोबल फंड मैनेजर, उन्होंने दिमाग का द डैश 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 कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ पिछले 15 दिन में उन्होंने कितने तरीके के सर्वे, एक ग्लोबल सर्वे फंड मैनेजर का निकला, सारे बड़े फंड मैनेजर उसमें, उन्होंने कहा कि CY23 के सेकेंड हाफ से मार्केट में रैली होगी और कम से कम 10% के रिटर्न्स बनेंगे। ये 15 दिन पहले का ग्लोबल सर्वे, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक और सर्वे आया, उसमें 2 पॉइंट रखे गए। 18 आपके जो बड़े बैंक हैं जिनके बीच में सर्वे किया गया, उसमें उन्होंने 2022 में ये कहा था कि उनको लगता है कि S&P कम से कम 4900 तक जाएगा, बट आप वर्तमान से कंपेयर करें तो 22% के अंडर परफॉर्मेंस है उनके अनुमान से। ये 2022 का उनका था। अभी जो ताज़ा उन्होंने 2023 के लिए किया है, अब वो कह रहे हैं कि 4% का गेन होगा 2023 में S&P में, यानी 4041 के आसपास कहीं जा सकता है। अब ये इतने डाइवर्स व्यू हैं विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ, तो पंकज जी क्या इससे कोई क्यों लें न लें, US में जो स्थिति बन रही है उससे हम इम्यून हैं क्या भारतीय बाजार? मेरा सवाल ये है। नीरज जी, अगर इसको हम कहें कि क्या US में जो हो रहा है उससे हम इम्यून हैं, बिल्कुल इम्यून नहीं है। डेफिनेटली वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और ठीक है टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है बट उसका इफेक्ट ज़रूर आता है। बट जो एक रिसेशन की बात हो रही है, आई थिंक रिसेशन की बात मेनली हम ग्लोबल मार्केट या US मार्केट की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी मार्केट्स की तरफ देखें, अपने चारों ओर देखें, तो कहीं दूर दूर तक रिसेशन का कोई मतलब नहीं है। आप एयरपोर्ट्स पे देखें तो पिछले दिनों काफ़ी ये चर्चा थी कि बाहर तक लाइनें लग रही हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं आपको एंट्री करने के लिए। होटल्स में जाइए आपको कहीं जगह नहीं मिलती, आप मॉल्स में जाइए कोई जगह नहीं है, एंड जिस तरह की GST कलेक्शन है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल आर इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और अगर हम अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे भी जाए, जो हमारी 1-to-1 बातें भी होती हैं, मे बी स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा, बट द बिगर प्लेयर्स, द लार्जर प्लेयर्स, आई थिंक दे सीम टू बी डूइंग वेल। और उसके अंदर आई थिंक एक सेक्टर रोटेशन तो हम देख ही रहे हैं, जो जितना दबदबा आज से 6 महीने पहले, 9 महीने पहले से फार्मा इंडस्ट्री का था या स्टील और मेटल्स का था, शायद आज के दिन नहीं है। बट अगर हम अगले 3 महीने या अगले 6 महीने के अगले 2 क्वार्टर की बात करें, वी आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग मच बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर्स, फ्रॉम PSU बैंक्स। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। IT का एक देखने वाली बात है कि कितने चैलेंजेस आते हैं कि अगले 2 क्वार्टर में क्या उनके
जो मार्केट एक पेसिमिज्म एक्सपेक्ट कर रही है उनके रिजल्ट्स में, ऐसी आती है नहीं आती है। सो आई थिंक बड़ा डायनेमिक हो गया इस टाइम मार्केट में, काफ़ी मोमेंटम ड्रिवन ट्रेडिंग हो गई है, काफ़ी चर्निंग रिक्वायर्ड है। और एक जो जिसे हम बोलते हैं कि यू जस्ट बाय अ स्टॉक एंड स्लीप ओवर इट, शायद अब वो ज़माना नहीं रहा हुआ ना। हर इन्वेस्टर्स को, हर क्लाइंट को हम ये राय देते हैं कि कहीं पर अगर बम्पर डिसेंट प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कभी कभी हमें देखने को मिला है कि 25 से 40% के छोटी अवधि में रिटर्न मिल रहे हैं, आई थिंक दे आर नॉट सस्टेनेबल। उसमें प्रॉफिट्स को बुक करिए, मे बी सिट आउट। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि डेट मार्केट में रिटर्न्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जो 5-5.5% इंटरेस्ट रेट होता था वो क्लोजर टू 7.5-8 हो गया है, एंड दिस इज राइजिंग, तो पैसा वहां पर भी जा रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ वर्ल्ड। और मेरे को लगता है कि यूएस में रिसेशन आएगा नहीं आएगा, काफ़ी फंड मैनेजर्स के काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसको हम पिक एंड चूज़ करें, बट काफ़ी कुछ एक शॉर्ट टर्म मंदी या शॉर्ट टर्म रिसेशन मार्केट में इनबिल्ट है। क्या वो एक डीपर रिसेशन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अनुराग जी, अभी कुछ दिन पहले तक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब लोग चाइना पे बहुत बुलिश हो गए थे, अभी भी हैं क्या? उस लो लेवल से अबाउट 25-30% के रिटर्न्स दे भी दिए उन्होंने एक महीने में चाइना ने, राइट। तो वो बड़ा टैक्टिकल बुलिश कॉल था। और वो रिलेटिव सेंस में नीरज जी जो सब लोग बात करते हैं वो यही था कि ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चाइना वर एट सिंगल डिजिट मल्टीपल्स, राइट, 8 और 9 से 10 के मल्टीपल्स पर थे। तो वो टेंटलाइजिंगली लो लग रहे थे और टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टिंग कॉल्स लोगों ने लिए। अगेन देखिए, जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो पास्ट रिटर्न्स को नहीं देखता है। तो हम यही बात दूसरों को समझाते हैं, लेकिन कई बार हम स्लाइटली ये चीज मिस कर जाते हैं। इंडियन मार्केट ने बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स दिए पिछले 3 साल से, थोड़ा ठहराव बनता है, तो आई थिंक वो फेयर है। एक बात नीरज जी, आपने अच्छा एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं, सुनील जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई थिंक देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ही बेचेंगे। और एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अच्छा है कि वो मार्केट्स में थोड़ा फॉल देखें और ठहराव देखें। somebody who has started SIP 3 साल पहले, वो अगर मार्केट एकदम फर्स्ट से ऊपर जाके बैठ जाता है तो एसआईपी इन्वेस्टर्स को तो 10 साल में रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। एसआईपी इन्वेस्टर्स विल गेन अगर मार्केट्स में ड्रॉप्स रहे और मार्केट लो लेवल्स पे सस्टेन करे कुछ समय तक। बट ये बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज एसआईपी इन्वेस्टर्स ही मार्केट को महंगा कर रहे हैं, which then goes to the whole point कि retail, if it starts going towards a point, it becomes a frenzy and then they ruin the returns for everyone, right? तो वो फिर बेसिकली वो बेसिकली एक चक्र है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है नीरज जी इसमें कि हम हमेशा बोलते हैं, देखिए पिछले 12-14 साल तो ETFs एंड इंडेक्स फंड्स के लिए फिनोमिनल थे, बिकॉज मुझे वो एक हेज फंड टाइटन है, जेक टैपर, उनको फॉलो करता हूँ। 2008 में मार्केट जब क्रैश हुआ ना, तो उनसे पूछा गया कि देखिए अब फेड फंड्स रेट तो सब 0 पर आ गया है और व्हाट डू यू थिंक विल गो अप? हिज आंसर वाज एवरीथिंग। कल वो फिर से आए टीवी पर और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि देखिए अब ये सिनेरियो है, व्हाट विल गो डाउन? तो उनका आंसर था एवरीथिंग। सो देखिए अब हम सिनेरियो ही ऐसा है कि ये अगला जो कुछ 4-5 साल है, मे बी मेरे ख्याल से ये डिकेड, नीरज, ये बड़ा एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए और स्टॉक पिकर्स के लिए पैराडाइज है, राइट। इसमें सब कुछ नहीं चलेगा, तो आपको बड़ा अच्छा स्टॉक पिकर अगर है आप, तो वो चलेगा। और एसआईपी इन्वेस्टर्स अगर जो लगे हुए हैं मार्केट में, उनको खुश होना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन आए, ताकि वो जो एसआईपी का लोअर कॉस्ट एवरेजिंग होता है वो कर सकें, एंड दैट इज गुड फॉर देम, राइट। ये उनके लिए नुकसान है जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो बल्क में, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, राइट। बट फिलहाल वो उनके लिए बेहतर है। तो तीसरा पॉइंट ये जब ज्यादा पैसा मार्केट्स में चेज करता है ना, वो सेक्टर रोटेशन की बात की जैन जी ने, तो अब उसमें सेक्टर रोटेशन तो इंडिया में इतना डिफिकल्ट है कि मैं मतलब एक ही चॉइस है कि मैं 50 पी से 25 पी वाले सेक्टर में आ जाता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो सब कुछ इतना ओवर वैल्यू हो चुका है कि अब देखिए अब कुछ बचा नहीं था, तो पीएसयू बैंक्स बचे थे कहीं कोने में, उनको भी पकड़ के चलो हमने ऊपर चढ़ा दिया। तो आई थिंक ये एक चर्निंग होगी, एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो एक्टिव स्टॉक पिकर्स है और स्मार्ट एक्टिव फंड मैनेजर्स है, देखिए वो अच्छे रिटर्न्स इसमें दे पाएंगे, और जो जायज भी है नीरज। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग पिछले अपने शोज में ये चर्चा की थी कि ये छोटे वाले सरकारी बैंक जो 10-20 रुपए टिकट साइज वाले थे, वो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से 3-4-5 गुना हो गए थे, समझ में नहीं आया। अब वो बेचारे करेक्ट होकर नीचे आ गए हैं। तो ये बात सही करे कि जहाँ सस्ता दिखे वहाँ ले लो। ये सेक्टर चर्निंग का फार्मूला जो है ना,
थोड़ा डेंजरस है। और आपने एक बात जो कही कि धीरे धीरे एसआईपी जो अगर बढ़ती है तो पैसा बनता है, मतलब वही ना कि बिरयानी हल्के हल्के आंच पे पकाओ तो बढ़िया टेस्टी बनेगी। तो अच्छा, ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। मेरे ख्याल में इसमें हमारा एग्रीमेंट है, कितना गिरेगा बाजार, थोड़ा और गिर सकता है, इस पर सब लोग सहमत है क्योंकि ओवर वैल्यूड है और मंदी खतरा तो हम इम्यून नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी है। इसमें एग्रीमेंट है सर, किसी को जोड़ना नहीं तो मैं तीसरे पॉइंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि फिर 2023 के लिए थीम क्या होगी। ये एक डिबेट चल रही है सब लोगों के बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब डेट में पैसा बनाओ ना, आप 8% का गारंटेड रिटर्न मिल रहा है तो क्यों इक्विटी में 10-12% के लिए अपनी नींद खराब कर रहे हैं आप, जब आपको सर्टेनिटी नहीं है तो इधर चले जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया पैसा तो इसी रिस्क में ही बनता है, आप 8% लोग उसमें टैक्स भी कटाओगे, वो भी तो 33% तो उधर भी जाएगा ना खजाने में, तो आप इक्विटी में रिस्क लेगो तो ज़्यादा पैसा बनेगा। अब मुझे इस डिबेट में हमारे दर्शकों को आप लोग समझाइए एक एक करके कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है 2023 में पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दलजी सर, आपसे शुरू करते हैं। जी नीरज जी, तो हमने जैसे बताया कि हमारा व्यू ये है कि CY23 विल बी बेटर इन। अच्छा सर, एक मिनट दलजी सर, मैं भूल गया था, मैं एक और दिलचस्प चीज़ आप लोगों के सामने रखता हूँ। बड़े मतलब ये ईरन में आंकड़े बहुत अच्छे आते हैं। एक ब्लूमबर्ग का इंडेक्स है जो 60-40 इंडेक्स, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, उसमें 60% पैसा इक्विटी में लगता है, 40% डेट में लगता है। इसको माना जाता है कि ये नॉर्मली हर परिस्थिति में इसमें पैसा बन जाता है क्योंकि दोनों आप लेके चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2022 में इसने 17% का अंडर परफॉर्मेंस किया है, ना डेट में बना ना इक्विटी में बना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। अब बताइए सर क्या करें, इस साल डेट और इक्विटी में क्या होगा? जी, तो देखिए, पहला तो एक पर्सनल बायस है कि हम तो सिर्फ हमेशा इक्विटी में ही रहे हैं बिल्कुल। और इक्विटी का ही बात करते हैं, तो हमारे पास दूसरा व्यू है ही नहीं। अब ये पर्सनल बायस हो गया। दूसरी चीज जो आपने बोली कि स्ट्रेटेजी अगले साल के लिए क्या है, तो अभी हमने एक नोट लिखा था अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें भी ये पहला पॉइंट जो हमने आपसे पहले डिस्कस किया कि अगला साल जो है वो अर्निंग एक्सपेंशन का रहेगा। तो आपको वो सेक्टर्स में जाना है जहां जहां इस साल अर्निंग्स खराब रही थी, तो चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, स्टील हो, सीमेंट हो, तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स हो, उसमें सब में जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स थी, वो सब अब जैसे जैसे सुधरेंगी, FMCG भी है उसमें, तो वो आगे चल के आपको बेनिफिट देंगे, तो अर्निंग्स का बेनिफिट मिलेगा। तो एक स्ट्रेटजी वो होगी कि आपको वहां जाना है। दूसरी स्ट्रेटजी जो होगी ये तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट घटने वाले नहीं है। 40 साल का डिसइन्फ्लेशन साइकिल खत्म हुआ है अभी, और अब ये जो साइकिल है ये इंटरेस्ट रेट ऊपर ही रहेंगे अगले काफी समय तक। तो इसका मतलब जो ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी साइकिल खत्म हो जाएगी और हम रेट कट शुरू हो जाएंगे, ये सब मुझे लगता है नहीं, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेशन है वो। तो हमारा मानना है कि फिर आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो है वहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लेवल पे जाकर के ये डिमांड को हिट करेगा। जिस तरीके से हम बात करते हैं रियल एस्टेट वगैरह, लगभग सभी डेवलपर्स बोल रहे हैं कि 9% के ऊपर चला जाता है तो उनकी डिमांड पे काफी बड़ा हिट आता है, और पेंट अप डिमांड वगैरह भी खत्म हुई है, तो वहां से आपको थोड़ा बचना रहेगा। फिर अब हम देखें पिछले साल में क्या हुआ कि मार्केट ने क्वालिटी को इग्नोर किया, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। इनफैक्ट अब हमने एक पिछले पीक से इस पीक में, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई आ गया बट पोर्टफोलियो हमारा ऑल टाइम हाई नहीं आया, राइट? तो इसका कारण क्या है? तो हमने ये देखा कि NSE 500 में 290 stocks have given minus returns, negative returns, 0 to 40%. 290 means 60% of the NSE 500 has not performed. 50% of NSE Nifty 50 has not performed in last 1 year, despite peaks coming together there. तो इसका मतलब कि ये बहुत नैरो रहा। और अगर हम टॉप 20 परफॉर्मर्स और टॉप 20 अंडर परफॉर्मर्स देखेंगे तो कोई भी सेक्टर ना लीडर रहा ना कोई सेक्टर लैगार्ड रहा, मतलब देयर वाज नो सेक्टरल एलोकेशन, इट वाज टोटली डिस्पर्स्ड। तो और मेन चीज जो चली वो चली ये सब जिनको हम कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा PSU बैंक्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स, बहुत सारे पिछली बार जो जिनके डेट रेजोल्यूशन हो रहे हैं वो सारे स्टॉक्स चले। तो हम अब जो लोग सिर्फ क्वालिटी या बेटर मैनेजमेंट वगैरह की देखने की बात करते हैं, डेट से बचते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये साल काफी खराब रहा और काफी अंडर परफॉर्मर का साल रहा। तो जो आप बोल रहे हो कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स भी आपको दिखा रहा है, तो इस क्वालिटी पिछले साल नहीं चला है।
अब अगले साल में जिस तरीके से होगा, तो जब जैसे सेक्टोरल रोटेशन होगा उसमें शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर क्वालिटी स्टॉक्स और इस तरीके के जब पैनिक्स आते हैं तो वहां पर भी लोग फिर क्वालिटी की तरफ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि CY23 में थोड़ा क्वालिटी के ऊपर भी वापसी हम आएंगे। हाँ, अब प्रॉब्लम यही है कि वैल्यूएशन क्वालिटी में जो है वो कहीं बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, जैसे अभी आप FMCG देखो 60 टाइम्स 80 टाइम्स ऐसे चल रहे हैं, तो वो अब 30-40 पे आए हैं। तो शायद हो सकता है कि वो आपको कहीं पे एक 20-25 के आसपास के मल्टीपल पे मिल जाएंगे। तो हाँ, बहुत चीप नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको रिलेटिवली बेटर प्राइस पे एंट्री का मौका मिलेगा CY23 में। तो दलजीत सर का ये मानना है कि उनका बायस ज़रूर है, और हम लोग इक्विटी वाले भी बात है बायस है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे और अच्छे शेयर ढूंढ पाएंगे या मदद ले लेंगे आप फंड मैनेजर्स की, पंकज जी की, दलजीत सर की, तो हो सकता है कि आप 8-9% से ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना लें इक्विटी में। ये चांसेस हैं, इसीलिए ये सवाल हम रख रहे हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आके बाकी 3 लोगों के सामने भी यही सवाल रहेगा कि बढ़िया रिटर्न किधर बनेगा, वो इक्विटी में बनेगा, डेट में बनेगा, इक्विटी में बनेगा तो कहाँ बन सकता है ज़्यादा, उस पर बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बाजार स्पेशल पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं तमाम पहलुओं पे जो टॉप ऑफ द माइंड आपके इस हफ्ते में है और जिसका असर अगले हफ्ते में पड़ने वाला है। बातचीत करते करते समय का पता ही नहीं चला, 40 मिनट हो गए। सुनील सर, कहाँ बनेगा ज़्यादा पैसा इस बार 2023 में? इक्विटी में ही बनेगा, पक्का? पक्का। और मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। हाँ बताइए सर। 4 रीजन है मेरे पास। तो पहली बात यह है कि अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन की बात हुई, और उसका कारण यह है कि मार्केट ईपीएस ग्रोथ को YOY देखता है, ईयर ऑन ईयर। तो इस साल में लास्ट ईयर फर्स्ट 2 क्वार्टर्स वॉश आउट थे क्योंकि मार्जिन्स कंप्रेस हुए थे कमोडिटी प्राइस के एक्सपेंशन के कारण। तो उस खराब क्वार्टर के साथ इस साल वाले क्वार्टर्स को कंपेयर किया जाएगा तो मेरे लिए ईपीएस का एक एक्सपेंशन सामने दिखेगा इन टर्म्स ऑफ YOY। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैं थोड़ा आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। ओके, आप जरा सुन लीजिए FIIs की फ्लोज के बारे में। कोविड के टाइम यानी अप्रैल 2020 से सितंबर 21, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि सितंबर 21 में ऑयल के दाम बढ़ने लगे थे फ्रॉम $60 to 125। तब तक कोविड के कारण कमोडिटी प्राइस गिर रहे थे, ऑयल का दाम भी गिर रहा था, राइट। तो इस पीरियड में अप्रैल 2020 टू सितंबर 21, दैट इज 18 मंथ्स के पीरियड में आपने $38 बिलियन का इनफ्लोस देखा इंडियन मार्केट में FIIs का, 38 बिलियन। अब अक्टूबर में जब ऑयल के तेल के दाम बढ़ने लगी टिल जून, जब तक के फेड एक भ्रम में था कि ये टेम्पररी इन्फ्लेशन है, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो 9 महीने के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। तो उस पीरियड में तेल के दाम के बढ़ा और 60 से 125 गया। तब हर एक्सपर्ट बोल रहा था कि ये 150 जाएगा, और कुछ एक्सपर्ट से 380 की बात कर रहे थे ऑयल के दाम के बारे में। तो ऐसे एक माहौल में जहां तेल का दाम बढ़ रहा था, $38 बिलियन जो आया था उसमें से $33 बिलियन निकला 9 ही महीने में। 18 महीने में जो आया तो 9 महीने में निकला। ओके, और उसके बाद जुलाई से आज तक जो माहौल बना है वापस तेल का गिरने का, जो 125 से $80 के करीब गिरा, उसमें $11 बिलियन वापस आए हैं। यानी $33 बिलियन जो बाहर गया उसमें से 1/3 ही वापस आया है। अभी $22 बिलियन जो कब आता है इंडिया में, जब तेल की दाम एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिखती है। अब ये सोचिए कि तेल का दाम कब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आएगा, इससे भी ज्यादा 80 से और 70-60 की ओर। जब एक चीज, ये विंटर का टाइम खत्म होगा और समर, तो हीटिंग वाले ऑयल का डिमांड गिर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब वर्ल्ड स्लो ये रिसेशन या हार्ड रिसेशन, एक रिसेशन में चली जाएगी तो तेल का डिमांड गिरेगा। तो मेरे ख्याल में ये अप्रैल के बाद आप देखेंगे तेल की डिमांड में गिरावट के कारण ओपेक उसके दाम को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो वापस एक गिरावट वाली स्थिति में ये $22 बिलियन जो इंडिया से अभी वापस नहीं आया है, वो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में जमीन आसमान का फर्क हुआ, मगर सेकेंड हाफ में आपको इस मार्केट की करेक्शन और उस YOY कंपैरिजन के कारण में तोड़-फोड़ रिटर्न्स इक्विटी मार्केट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में देगी, ताकि फुल ईयर का जो रिटर्न्स है मैं इक्विटी मार्केट से
एक डबल डिजिट रिटर्न देख रहा हूं जो डेट से बेटर होंगे। और फाइनल पॉइंट मेरी ये है कि डेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाते हैं। वो 8% रिटर्न 3 साल के लिए आपको सहना पड़ता है। वेरएज़ इक्विटी में सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से उसके बाद वाली ग्रोथ स्टोरी से 3 साल में मैं मानता हूं कि डबल द रिटर्न जो आपको डेट से मिल रहा है वो इक्विटी मार्केट में 3 साल में मिलेंगे। तो आउटलुक आपको रखना है कि आप 1 साल का 1 साल कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज 1 साल में डेट में टैक्सेशन आपको मरवा देगा। करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। एक अंदर की बात बताऊं सर आपको, ऐसी मैंने चर्चा सुनी है कि जो आप तेल वाली बात कह रहे हैं ना सर, हम लोग कितना $42-43 पे खूब छाप के तेल ले रहे हैं हम लोग रशिया से, मस्त खरीद रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये अभी तक की स्थिति हो सकता कंटिन्यू रहे ना, तो सर बिल्कुल समझ लो आपकी बात एकदम, आपकी ज़बान में सरस्वती लॉटरी लगेगी, इतना सस्ता तेल हमको मिल रहा है, किसी भी रीजन से मिल रहा हो। पंकज जी, पैसा कैसे बनेगा ज़्यादा? अब देखिए, 2 लोगों ने तो बायस लिखा दिया, आप भी इक्विटी गए हैं तो आपका ही बायस हो सकता है कि इक्विटी में ज़्यादा पैसा बनेगा। आपको वैसा लगता है? कुछ भी हो जाए पैसा तो इधर ही बनेगा। देखो नीरज भाई, ठीक है, बिल्कुल हम सबका थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, बट मेरा भी ये मानना है कि पैसा अगर ज़्यादा बनेगा तो इक्विटी में बनेगा। बट इसके साथ एक एस्ट्रिक्स हैगा कि कितना पैसा, क्या आपको मेजर अमाउंट ऑफ मनी इक्विटी में लगाना चाहिए? क्या आपने जो बहुत कम पैसा अपना डेट की तरफ कर दिया था आज से 1 साल पहले, जब डेट के रिटर्न सिर्फ 4.5-5% थे, जो कि अब क्लोजर टू 8% पहुंच रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में और 50-75 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। आई थिंक डेफिनेटली एक सम परसेंटेज ऑफ द मनी, अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे भी देखें तो इज डेफिनेटली फ्लोइंग बैक इनटू द डेट। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे एचएनआईज अपना पैसा डेट की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर यहाँ से जो एक रुझान है, यहाँ से 50-100 बेसिस पॉइंट डेट के रिटर्न्स और बढ़ते आने वाले कुछ एक महीने में, तो वो पैसा और बढ़ सकता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एक कुछ परसेंटेज ऑफ मनी, जिसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, शुड डेफिनेटली रिमेन इन द डेट इन 2023। वहां पर भी मेरे को तक लगता है कि सेफ एक अच्छा रिटर्न बन पाएगा। जहां तक इक्विटी की बात है, डेफिनेटली डेट से ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा ड्यूटी में, एंड आई थिंक Q2, Q3 ऑफ ईयर 2023 वुड बी मच बेटर देन Q1। पर उसमें आपको सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी कॉशियस, यू विल हैव टू बी कॉशियस ऑन कि कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें, व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड, हमारा ये मानना है कि अगले 3 से 9 महीने आई थिंक जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनी, आई थिंक दे कुड बी गुड सेफ प्ले विच कुड डू वेल। डिफेंस एक एरिया है, हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस है। अराउंड द वर्ल्ड देखिए हम, जितनी फ्रिक्शंस बढ़ गई हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, चाइना के साथ जो हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि डिफेंस स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ गई है। और इसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा रुझान है कि लोकल जो अगर प्रोक्योरमेंट्स हो सकती हैं वो बढ़ाएं, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप हमारे पास डिफेंस इंडस्ट्री में नहीं है, बट सम ऑफ द गुड वंस हैव डन एक्सीडिंगली वेल। बैंकिंग में हमारा मानना है, जिस तरह से क्रेडिट ऑफटेक हम पिछले 3 से 6 महीने में देख रहे हैं, हेल्दी क्रेडिट ऑफटेक देख रहे हैं, एनपीएस कम हो रहे हैं, बैंकिंग एज अ इंडस्ट्री शुड डू वेल। ठीक है, उसके अंदर जो छोटे मझौले बैंक जो बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स नहीं है वो रन कर जाते हैं, उनसे थोड़ा कॉशन रहना चाहिए, बट द गुड वंस, जस्ट टू नेम फ्यू, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिम, दे शुड डू वेल। सो आई थिंक सेक्टर अगर आप ठीक से चूज करेंगे तो इक्विटी में डेफिनेटली बेटर पैसा बनेगा, बट कुछ परसेंटेज ऑफ मनी आपका डेट में भी जरूर रहना चाहिए। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनको आप लोग एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई बोलते हैं, ये सब क्या 100 करोड़ 50 करोड़, हमने मतलब 50 करोड़ मैंने डाल दिए, हमको 8-9% रिटर्न मिल गया, तब भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा आ गया। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं सर, 1,50,000 रुपये डालते हैं, हम लोग को बढ़िया रिटर्न चाहिए, कम से कम 20-25% का पैसा तभी बनेगा सर। अभी क्या अपने पास 100 करोड़ तो है नहीं। अनुराग जी क्या करें बताइए? हाँ नीरज जी, एक तो बात तो जायज है आपकी, राइट, क्योंकि अगर छोटा पैसा है ना तो देखिए वही इक्वेशन, और आपका अगला वो लास्ट ट्रेडिंग वाला जो सवाल है ना, तो उनके सामने भी कॉन्फ्लिक्ट वही रहता है, वो उस पर चर्चा करेंगे। मुझे छोटा जवाब चाहिए इसलिए क्योंकि मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ। ये वाला तो आप बताइए फार्मूला क्या करना चाहिए। तो देखिए क्विक, एक तो मैं सुनील जी का बड़ा शिद्दत से वो पीछे लगे हुए हैं, वो जो 25-30 बिलियन जो गया है ना ऑयल चलते डेवलपिंग मार्केट में, वो वापस लेके रहेंगे, मतलब मुझे लग रहा है। तो ये आई अप्रिशिएट दिस constant follow up on this point. Second is ये जो नीरज जी, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ, देखिए 60-40 पोर्टफोलियो यहाँ पर चलता है, बट इंडिया के हिसाब से आई थिंक 70-30 रखना चाहिए, बिकॉज कभी भी आपका आई थिंक और ये अभी 7-7.5% के रिटर्न्स हैं, इनको लॉक करने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और यहां से एक बार अगर रेट कट शुरू होता है तो वो डबल डिजिट रिटर्न्स भी आ जाते हैं बॉन्ड से आपको। तो 30% पोर्टफोलियो आपका रहना चाहिए डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में, और एफडी भी बुरी नहीं है अगर आप टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं तो। और अगर जैसे इक्विटी मार्केट ओवर परफॉर्म करता है तो आप उसको बैलेंस भी करते रहिए, बिकॉज फिर आपका 70% कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपको एक balance रिटर्न्स आ जाते हैं, यू approach कैन ट्रांसफर दैट लेके आल्सो। बट आई थिंक ये हमेशा ही अच्छी फिलोसफी है, बिकॉज इवेंचुअली 14% से ऊपर रिटर्न्स देना मार्केट्स के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, उसमें चैलेंजेस हैं। जी। तो वी शुड कीप इट बैलेंस्ड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं सबके कमेंट चाहूंगा, लेकिन समय मेरा कम है तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। जीरोधा के पास उन्होंने अपना एक न्यूज़लेटर लिखा है 15 दिसंबर को, उसमें एक बात उन्होंने कही जो कि बहुत अर्थ शैटरिंग है ट्रेडर्स के लिए। उन्होंने कहा कि 3 साल का डेटा ये दिखाता है कि एवरेज कि जो 99% ट्रेडर्स हैं वो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो स्वयं एक ब्रोकिंग हाउस चला रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा। तो मुझे इसमें क्विक कमेंट चाहिए। पंकज जी, आपका क्या राय है? छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा सर। देखो, आई थिंक उसको अगर मैं एक ब्रॉडर उसमें कहूँ कि क्या ज़्यादातर ट्रेडर उसको बीट कर पाते हैं, तो शायद मैं कामत जी के साथ होऊंगा कि ज़्यादातर ट्रेडर उसको बीट नहीं कर पाते। बट देर इज़ डेफिनेटली अ स्टार्ट ऑफ ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स, जो कि उसको बीट कर पाते हैं। उसके अलावा जो एक थ्रिल है कि एक ट्रेडिंग में, आई थिंक दे आर एडिक्टेड टू दैट। तो एक ट्रेडर कम्युनिटी को ये नहीं कह सकते कि 99% ऑफ द लोग कि उसको बीट नहीं कर पाते। आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा परसेंटेज लोग डेफिनेटली उसको बीट नहीं कर पाते, बट देयर इज़ अ डिसेंट परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो टेक्निकल के साथ काम करते हैं, जो मार्केट को समझ के काम करते हैं, मार्केट के पैरामीटर्स को देख के काम करते हैं, वो शायद एक डिसेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्या वो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो एक देखने वाली बात है कि बट देयर इज़ अ डिसेंट क्वांटम ऑफ ट्रेडर्स जो एक अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं। बट परसेंटेज वाइड में अगर आप कहेंगे कि क्या ज़्यादा कमाते हैं या ज़्यादा नहीं कमाते, तो आई थिंक कमाने वाले कम होते हैं परसेंटेज वाइज। अनुराग जी, 7% का रिटर्न कमाना इतना मुश्किल है क्या एफएनओ में ट्रेडिंग करके? नीरज जी, ट्रेडिंग ना एक जीरो सम गेम है। आई थिंक अल्टीमेटली वी टू रिमेंबर, एंड आई डोंट हैव प्रेडिक्टिव पावर। मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूं, बट अगर एक स्टॉक का प्राइस मुझे कहें कि अगले महीने क्या रहेगा, तो मेरी पावर तो बड़ी लिमिटेड है वो असेस करने की। आपने मुश्किल की बात कही। देखिए, एक कपिल देव जी से एक सवाल पूछा गया था, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े इंपॉर्टेंट मैच में खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। तो कपिल देव जी से पूछा कि देखिए, क्या भारत को ये मैच जीतना मुश्किल होगा? तो उन्होंने कहा था, देखिए मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन टफ जरूर होगा। तो बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, टेक्निकल जो है एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, भविष्यवाणियां करने लगते हैं। तो whichever way you look at it, देखिए ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन। पीपल थिंक दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, बट वो वैसे ही है जैसे कि मैं अपने आप को सबसे स्मार्ट समझूं। वो हर किसी का हक है, लेकिन अल्टीमेटली होगा नहीं। इट्स अ जीरो सम गेम, ओनली द ट्रेडर्स, द ब्रोकरेज हाउसेस गेन फ्रॉम इट, नोबडी एल्स। दलजीत सर और सुनील सर, छोटे छोटे कमेंट सर आपके भी। नीरज जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ट्रेडर्स लंबे समय में पैसा नहीं बना पाते और ज्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाते। ये जो जीरो सम गेम की बात कर रहे हैं, उसमें ही एक और सेइंग भी है कि मार्केट में 95% पीपल लूज मनी, 5% पीपल मेक दैट मनी। एंड जो प्रॉब्लम इज दैट दिस 95 इज वेरी वेरी डायनामिक, so you don't know whether today you are in that 5% or tomorrow you are in 95%. so इसके लिए इसमें ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और रिटर्न बीट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना तो बड़ा मुश्किल है, चांस ही नहीं। सुनील सर, छोटा सा कमेंट आपका भी, वेल्थ क्रिएशन मुश्किल है क्या? मैं सहमत हूँ इस फाइंडिंग से, और इसका कारण मैं बताऊंगा कि वन, कि हर ट्रेडर भी पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करता है, यानी जो स्टॉक ऑलरेडी चली है उसी को खरीदने की कोशिश करता है। सेकंड, मेंटली वो लॉस को रिकॉग्नाइज करने की ये नहीं करते हैं, तो कट लॉस करके ट्रेड करो वो नहीं करते, उसको लॉस को सहने में एक मेंटल दिक्कत होती है। और तीसरी बात होती है कि जो ट्रेडर बनता है उसको एक्चुअल पैसा बनता है जब वो स्टॉक को कवर्ड के अंदर रख देता है और 10 साल के बाद उठ के देखता है, क्योंकि उसको लॉस देखने की इच्छा नहीं है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस फाइंडिंग से कि ऑलवेज दैट ट्रेंड है कि पास में जो चला है उसी को जाके खरीदो। वो ट्रेंड जब तक मन में है, ये ट्रेडर्स कभी पैसा नहीं बनाएंगे, और वही मैं देख रहा हूँ फिलहाल लोग करते हैं। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत अच्छी डिबेट है ये। इस पर अपने अपने लोगों के व्यू हो सकते हैं, लेकिन जो डेटा कह रहा है उसको हमको सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट का गेम है।
तो अगर आप बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत समझदारी के साथ टेक्निकल्स पढ़ते हैं, देखते हैं, चार्ट एनालाइज करते हैं, तो पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं कि बस अब ये डेमा पार कर गया तो अब ये ब्रेकआउट आना तय है, तो फिर आपको फिर बाज़ार को फीस देना भी तय है, ये भी आप समझ लीजिए। तो खैर ये चर्चाएं चलती रहेंगी, हमने इसलिए किया क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड ये भी था एक टॉपिक, हमने इस पर बातचीत की, बहुत सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए। अगले हफ्ते फिर हम लोग ऐसी एक चर्चा करेंगे जो उस हफ्ते के नए इश्यूज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एंजॉय करिए वीकेंड में, मूवीज़ देखिए, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।